नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। पृथ्वी पर प्राणियों और वनस्पतियों के लिए पानी बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस संसार में पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए पानी के महत्व को जानते हुए साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा के द्वारा लोगों के बीच जल का महत्व, आवश्यकता और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाने के लिए इस अभियान की घोषणा की गई थी। आज 22 मार्च का दिन पानी बचाने, पानी के महत्व को जानने और पानी के संरक्षण करने के लिए संकल्प लेने का दिन है। और इस साल विश्व जल दिवस की थीम है जल के लिए प्रकृति के आधार पर समाधान, क्योंकि संसार में लोगों द्वारा घरेलू उपयोग, उद्योग और कृषि कार्य में अनावश्यक रूप से जल को बेकार में बहाया जाता है और प्रदूषित किया जाता है। जबकि आंकड़े बताते हैं कि विश्व के लगभग 1.5 अरब लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। विश्व जल दिवस के मौके पर पानी के संरक्षण और भू जल के संवर्धन का संकल्प लेना होगा। अतः इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए लेकर आए हैं हम विश्व जल दिवस के अवसर पर अन्नदाता की ये खास प्रस्तुति। मत करो पानी बर्बाद, इतना तो तुम रखो यार, प्यासे ही तुम रह जाओगे, बिन पानी ना जी पाओगे। कब तक पानी की बर्बादी का तुम तमाशा देखोगे? संकट आएगा जब तुम पर, तब पानी के बारे में सोचोगे। पानी को पीकर हर जीव अपनी प्यास बुझाता है, बिन पानी सारी दुनिया में सूखा पड़ जाता है। जल प्रकृति की एक ऐसी अनोखी एवं अनमोल देन है जिसके बगैर जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। यदि जल न हो तो प्राणियों एवं वनस्पतियों का अस्तित्व ही मिट जाए। इसलिए तो कहा गया है, जल ही जीवन है। ताजा जल यानी कि फ्रेश वाटर के महत्व एवं महत्ता की जागरूकता हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मार्च सन 1993 में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। आप लोगों की जानकारी हेतु बता दूं कि पृथ्वी पर मात्र 2.5% ताजा जल ही उपलब्ध है तथा शेष 97.5% जल लवणीय है, जो कि समुद्र जल के रूप में उपस्थित है। यानी कि भूमंडल का 2/3 भाग समुद्र के रूप में जल से घिरा है और जल का चक्र समुद्र से हवा और फिर हवा से समुद्र में बराबर चलता रहता है। फिर भी हमारे उपयोग का जल सीमित है। संपूर्ण उपलब्ध जल का 1% से भी कम जल हमारे पीने, फसलों की सिंचाई व हमारे अन्य उपयोग में आता है। हमारे उपयोग में आने वाले इस जल का करीब 69% भाग दुनिया के लोग फसलों की सिंचाई में उपयोग करते हैं, जबकि हमारे देश में करीब 90% भाग सिंचाई के उपयोग में लाया जाता है। जहाँ तक अपने देश की बात है, प्रतिवर्ष लगभग 3,840 अरब घन मीटर वर्षा जल प्राप्त होने के बावजूद भी इसका 65% भाप एवं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उड़ जाता है तथा शेष 35% जल यानी 1,340 अरब घन मीटर हमारे लिए काफी पर्याप्त है, क्योंकि जो देश में पानी की मांग है वह आज के समय में केवल 605 अरब घन मीटर ही है, परंतु उसका भी 50% जल बहकर नाले, नदियों से होकर समुद्र में चला जाता है। जहां हमारे देश में सन 1951 में प्रति व्यक्ति 5,177 घन मीटर पानी की उपलब्धता थी, वहीं सन 2011 में प्रति व्यक्ति 1,545 घन मीटर पानी की उपलब्धता थी और यह परिस्थिति रही तो सन 2025 में 1,340 घन मीटर पानी प्रति व्यक्ति उपलब्धता रहेगी। लगभग हमारी कृषि भूमि मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित है और हमारी खेती तथा अन्य धंधों के लिए पानी की उपलब्धता मुख्यतः इन स्रोतों से होती है। वर्षा से, नहरों से, नलकूपों से, कुओं एवं तालाबों से देश में प्राप्त होने वाली वर्षा का लगभग 90% से भी अधिक भाग मॉनसून के 50 से 80 दिन की अल्प अवधि में ही प्राप्त होता है, जो देश की भौगोलिक विविधता के कारण असमान रूप से वितरित होती है। मॉनसून कहीं बरसता है तो अनावश्यक रूप से कई दिनों तक बरसता ही रहता है और कहीं हफ्ते दर हफ्ते वर्षा की एक बूंद भी नहीं दिखाई पड़ती।
ये दोनों ही परिस्थितियाँ विकट एवं संघर्षपूर्ण होती हैं। प्रथम परिस्थितियों में वर्षा का अधिकांश जल फालतू रूप से बहकर खेत के बाहर चला जाता है और साथ में प्रकृति द्वारा सैकड़ों सालों में निर्मित अमूल्य एवं उपजाऊ मिट्टी का काफी भाग बहा ले जाता है। दूसरी परिस्थितियां तो और भी विकट हैं। इसमें नमी की कमी के कारण फसल की समय पर बुआई नहीं हो पाती और यदि हो भी जाए तो फसलें पकने की अवस्था तक नहीं पहुंच पाती है। परिणाम स्वरूप उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होता है। देश व प्रदेश की बढ़ती आबादी के भरण पोषण के लिए अतिरिक्त अन्न उत्पादन की भारी चुनौती हमारे सामने है, जिसके लिए वर्तमान प्रति इकाई उत्पादन स्तर बढ़ाना होगा, जो सिंचित खेती से ही संभव हो सकेगा। देश में खेती की जाने वाली भूमि का करीब 62% भाग सिंचित है, जिसे और आगे बढ़ाए जाने की गुंजाइश बहुत कम दिखाई दे रही है। देश की अधिकांश छोटी एवं मध्य साइज की नहरों में पानी का अकाल सा हो गया है। जिन नहरों में पानी उपलब्ध है उसका 50% और कई बार तो इससे भी कम पानी फसलों को मिल पाता है। शेष इधर उधर वह कर या रिस्क कर व्यर्थ चला जाता है, जिसके लिए जिम्मेदार काफी हद तक हम लोग ही हैं। भूजल के अत्यधिक दोहन और उसके समानुपातिक रिचार्ज न होने के कारण भूजल का स्तर प्रति वर्ष 4 से 5 फीट भूमिगत जल स्तर खिसकता जा रहा है। परिणाम स्वरूप कुएं एवं ट्यूबवेल सूखते जा रहे हैं। प्रदेश के कई भागों का भूमि जल लवणीय, क्षारीय व समस्याग्रस्त है, जिसके उपयोग में काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों में 99% सिंचाई जल पलावन विधि द्वारा की जाती है, जिसमें अधिकांश पानी व्यर्थ चला जाता है और कुल उपयोग किए गए पानी का मुश्किल से 25 से 30% भाग ही फसलों के उपयोग में आ पाता है। अभी भी हम अपनी खेती के तरीकों में बदलाव नहीं ला पाए हैं, जिसमें ऐसी फसलों एवं तकनीक का समावेश हो जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो और अधिक उत्पादन मिल सके। अब तक सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह आवश्यक है कि हम सभी आने वाले दिनों में पानी की किल्लत की गंभीरता को समझें। उसके लिए पानी अनावश्यक खर्च को रोकें तथा उसका उचित प्रबंधन कर ताज़ा जल का संरक्षण करें। इस हेतु बताई जा रही बातों को अमल में लाने की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जल दिवस है और जल हमारे जीवन को जीने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि किसी राष्ट्र के उत्थान और उसके विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है। कहा गया है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोती मानस सोन। हमारी सरकार भी कह रही है कि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में। यहाँ तक कहा गया है कि जल नहीं तो कल नहीं, अर्थात कुछ लोग मनीषी ये भी कह रहे हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होने वाला है। तो हमको इस मुद्दे पर थोड़ा सा संवेदनशील होने की आवश्यकता है, हमें थोड़ा गौर देने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 22 मार्च है और आज हमारा पूरा वर्ष आज के दिन को जल वर्ष के रूप में मना रहा है। इसलिए मना रहा है क्योंकि जल एक सीमित संसाधन है, जल असीमित नहीं है। तो हमें देखना यह है कि जितना जल उपलब्ध है उसी के आधार पर हम फसलों का चुनाव और प्रजातियों का चुनाव करें, क्यों कि फसल और प्रजातियों में काफ़ी अंतर है जल मांग में। तो हम जितना जल उपलब्ध है उसके आधार पर करें। दूसरे, जो हम जल की सिंचाई करें, जल से सिंचाई करें तो वो क्रांतिक अवस्थाओं पर, जहाँ पर जो क्रांतिक अवस्थाएँ फसल की उन्हीं पर करें, क्योंकि हमेशा जल लगाने के हमारी जो धारणा यह है कि जितना पानी लगाएंगे उतने फसल अच्छी होगी, किंतु ऐसा नहीं है। कभी कभी जो है जल की जो अधिकता के कारण भी फसलें खूब प्रभावित होती हैं। दूसरे जो है, हमको जल के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि हम जो है खेती में गर्मी की जुताई करें और बरसात के पहले खेतों में मेड़बंदी करें, जिससे कि अधिकतम जल जो है वो खेती का, जो वर्षा का, वो जिसको हम कहते हैं कि ब्लू गोल्ड, वो अवशोषित होकर भूमि अंदर चला जाए और जो है पुनर्भरण हो सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 36 जनपद ऐसे हैं, 36 जनपदों में जो है वर्षा का जो लगातार जो स्तर है वो भूमि जल का गिरता चला जा रहा है और उसमें समस्या आ रही हैं। तो उन समस्याओं को देखने के लिए हमें पुनर्भरण, क्योंकि गांव में जो तालाब थे पुराने वो या तो सूख गए या तो उन पे पाट के लोगों ने मकान बना लिए। तो अब जो गांव का जो जल गांव में रह के और पुनर्भरण का कार्य करता था, अब वो पुनर्भरण संभव नहीं हो पा रहा है। तो हमें इस बारे में फिर से उनको जो पुराने तालाब या पोखर उनको जिंदा करने की आवश्यकता है। उनमें जो पानी संचित रहेगा तो हमारे जो जल का पुनर्भरण
निर्धारण हो सकेगा। साथ ही साथ जो हम कृषि में थोड़ा सा ये भी देखें कि जो आवश्यकता के अनुसार जल इस्तेमाल करें, और बाकी जो हमारे उपयोग के संसाधन हैं, क्योंकि देखो ज़मीन के अंदर जो ये हमारी साझी विरासत है, संसाधन साझा है, और हम आपाधापी में बहुत जल्दी से एक दूसरे के हिस्से का पानी निकालने के लिए आतुर हैं। यदि हम इसी तरह सोच बनाते रहे तो एक दिन जो है हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। स्थिति ये आ रही है कि करीब 24% जो है स्तनधारी प्राणी और 12% जो है पशुओं की प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं पानी की कमी से। धीरे धीरे ये और विकराल समस्या होती जाएगी। तो हमें एक बार ध्यान दें और जल को बहुत ही जो है संसाधन, जो ये हमारा सीमित संसाधन है, इसको बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करें। हमारे देश में पानी की कमी नहीं है, बस खाली इसके संरक्षण की ही बात है। और पानी पे सबसे ज़्यादा कंसर्न कृषि का है, इसलिए कि जो जितना पानी है उसका हम लोग 85% कृषि क्षेत्र में खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके संरक्षण का सबसे बढ़िया उपाय यह है कि हमारे पूर्वज जैसे करते थे। अगर आप प्राचीन भारत में आइए तो अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो 18 मंडलों में से 8 मंडल में खाली पानी के संरक्षण की और कृषि की बात की गई है। और इसका जो रचना काल है वो 1500 से 2500 साल ईसा पूर्व माना जाता है। तो उस समय हमारे ऋषि सोचते थे इसके बारे में। अथर्ववेद की एक ऋचा का अगर मैं उल्लेख करूं तो आता है कि आकाश पत्यम तो यथा संरक्षित भूमि परम तदैव सद्वर्त कृषिमत कृषस्वम इदमेव जीवनम श्रेयसम बहुजन्य मान्या। मतलब आकाश से आने वाला पानी ही हमें जैसे हो उसे संरक्षित करना चाहिए। यही पानी हर जगह खेती के लिए उपलब्ध होता है। यही जीवन है जिसे महान लोग श्रेष्ठ कहते हैं। इसका मतलब हमारे ऋषि इस चीज़ को समझते थे कि पानी का संरक्षण सबसे महत्व, क्योंकि बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अब होता यह है कि जो 120 दिन बारिश के हम लोग मानते हैं कि साहब 15 जून से लेके 15 सितंबर तक बारिश होती है। 120 दिन में जो बारिश होती है वो पूरे 120 दिन नहीं, 100 दिन नहीं, बल्कि 100 घंटे में बारिश होती है। तो अगर होगी तो स्वाभाविक रूप से तेज गति से बहेगी, और इसी को रोकने की ज़रूरत है। और इसको खाली तालाब के भरोसे या चेक डैम्स के भरोसे नहीं रोका जा सकता। अगर इन सिटू से मतलब जहाँ पे पानी बरसा वहीं पे इसको रोक दिया जाए। माने अगर हम खेत में पानी रोक दें, जितनी नदियां हैं हमारी सब सदा नीरा हो जाएंगी। क्योंकि अगर पानी रुकेगा तो पानी का स्वभाव होता है कि सबसे पहले वो नीचे जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा, फिर पर्कोलेशन होगा, फिर जो ड्रेनेज लाइन नियर बाई होगी वहाँ पे जो है वो होगा सीपेज होगा और पानी जाएगा। तो अगर किसी नाले के या नदी के किनारे बारिश होती है वहाँ पे उसको हम रोक देते हैं तो वो हो सकता है कि 15 दिन बाद उसमें जाके उसके बेड लेवल पे जाके वहाँ बहे। लेकिन अगर 3 किलोमीटर दूर का कोई पानी आएगा तो हो सकता है उसको 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 5 महीने लगे, 9 महीने लगे। जितना दूर होते जाएगा उतना टाइम लगता जाएगा अगर वहाँ पानी रोकेंगे। तो इसी सिद्धांत पे हमारी नदियाँ सदा नीरा भी हो सकती हैं। और पानी की हमारे देश में कोई समस्या नहीं, खाली ज़रूरत है इसके संरक्षण की। और इसका संरक्षण खेत के मेड़ से हो सकता है, खेत के मेड़ पे पेड़ लगाने से हो सकता है। और जब तक ये किसान के खेत से नहीं शुरू होगा तो खाली तालाब अगर हम बनाते हैं तो होगा क्या कि आपका पानी बह के जाएगा और उसके साथ सिल्ट बढ़ा के ले जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से इस दिन में जो पानी तेजी से बहता है अपने साथ 16.5 टन मिट्टी बहा के ले जाता है पर हेक्टेयर पर ईयर। तो ये जो तालाब होंगे हमारे, अगर खेत की मेड़ सही नहीं है तो जाके उसी तालाब में डिपॉजिट हो जाएगा, नालों में डिपॉजिट हो जाएगा, नदियों के बेड में डिपॉजिट हो जाएगा। तो इससे बचने का सीधा सा उपाय है कि इसको इन सीटू वाटर कंजर्वेशन करा जाए। माने जिस खेत में जहाँ पे पानी बरसे वहीं पे इसको रोक दिया जाए। और ये किसान बड़े आसानी से कर सकते हैं। किसान अपने खेत की खाली मेड़ सही रखें, सब काम आपका हो जाएगा। शहरों में लोग रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब तो महानगरों में यह कह दिया गया है कि साहब अगर 200 स्क्वायर मीटर से बड़े वो आपका वो बन रहा है तो उसमें रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है। लेकिन सब लोग इसको कर सकते हैं, बहुत कठिन काम नहीं है। क्योंकि वो पानी बहता है सब फिर सड़कों से होते हुए बह जाता है, नालों से फिर नदियों में चला जाता है। उसको हम अगर संरक्षित कर लें तो हमारी नदियाँ उसको बहुत आसानी से किया भी जा सकता है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कृषि मौसम विज्ञान विभाग से प्रेषित कृषि मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उधम सिंह नगर और नैनीताल व इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मूंग की पंत मूंग 5 सम्राट आदि प्रजातियों की बुआई 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी लाइनों में करें। बीज की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। चारे वाली फसलों चरी, मक्का, बाजरा, मकचरी, लोबिया और ज्वार आदि की बुआई मार्च माह में कर सकते हैं। टमाटर और मिर्च की फसल में रोपाई करने से पहले जड़ों को इमिडाक्लोप्रिड 1 ग्राम
प्रति लीटर पानी की दर से तैयार घोल में 10 से 15 मिनट तक डुबोने के बाद रोपाई करें। टमाटर और मिर्च की अगेती रोपी गई फसल में सिकुड़े हुए चितकबरे पत्ते दिखाई देने पर ग्रसित पौधों को निकालकर नष्ट कर दें तथा रस चूसने वाले कीड़ों के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। फ्रांसबीन और मटर की फसल में तनों पर सफेद रुई जैसी बढ़वार दिखाई देने पर ग्रसित हिस्से को निकालकर नष्ट कर दें तथा कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। गेहूं में पीली गिरोई के प्रकोप में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। खेत में पत्तियों को छूने से पीला रंग हाथ में लगे तो रोग के लक्षण दिखाई देते ही प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी जो कि टिल्ट के नाम से बाजार में उपलब्ध है कि 500 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। प्याज और लहसुन की पत्तियां ऊपर से पीली पड़ने पर प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर में पीलापन लिए हुए भूरे धब्बे दिखाई देने पर मैंकोजेब 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। गर्भवती पशुओं में प्यूर परल बुखार को रोकने के लिए प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण को पशुओं की प्रतिरक्षा को बढ़ाने हेतु आहार में मिलाएं। इस समय पशुओं में बांझपन और जोहन की बीमारी होने की अधिक संभावना रहती है। इस स्थिति में पशुओं का तत्काल इलाज करवाएं। पशुओं के बैठने का स्थान समतल होना चाहिए जिससे उनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित न हो तथा इस समय नवजात पशुओं के रखरखाव पर विशेष ध्यान दें। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए सोलर पंप योजना संचालित की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 45% व केंद्र सरकार द्वारा 25% का अनुदान 2 HP और 3 HP के सोलर पंपों पर दिया जा रहा है। इसी प्रकार 5 हार्स पावर के सोलर पंपों हेतु 40% का अनुदान 20% राज्य सरकार और 20% केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इस वर्ष 10,000 का स्वीकृति पहले केंद्र सरकार ने दी थी। अभी भारत सरकार ने 10,000 अतिरिक्त सोलर पंपों की। इस प्रकार प्रदेश में 20,000 किसानों को सोलर पंप वितरित किए जाने का लक्ष्य इस वर्ष है। इसमें हम 5 प्रकार के सोलर पंपों को वितरित करते हैं। 2 HP DC, 2 HP AC, 3 HP DC, 3 HP AC और 5 HP AC। इसमें किसान भाइयों को जिन्हें कि सोलर पंप अपने यहाँ लगाना है, हम उनका चयन अपने कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर करते हैं। सोलर पंप पर अनुदान के लिए किसी भी किसान के पास कम से कम 1 एकड़ या अधिकतम 5 एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए। किसान भूमि के स्वामित्व के संबंध में प्रमाण पत्र पेश करके इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अहम बात है कि इस योजना के अंतर्गत सोलर पंपों का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होता है। जो किसान भाई सोलर पंप अपने यहाँ खेतों पर स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे हमारे कृषि विभाग के वेबसाइट पर upagriculture.nic.in पर जाकर अपना पंजीकरण करा लें। पंजीकरण कराते समय ही किस प्रकार का सोलर पंप उन्हें चाहिए इसका भी अंकन वहीं कर दें। इसमें हमारे उप कृषि निदेशक जनपद स्तर पर जो हैं वे प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर क्रम से उनका चयन करते हैं। इसमें 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसको किसान भाइयों को पूर्ण करना चाहिए। एक कि किसान के पास खेत होना चाहिए। दूसरा, उनके पास बिजली का कनेक्शन उस बोरिंग पर नहीं होना चाहिए और जिनके उनका खाता नंबर भी उसमें डिटेल देना है, आधार कार्ड के साथ अनिवार्यता है। यह चीज़ें बिंदु अंकित कर दें, उसके बाद हम लोग प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर देंगे। जहाँ तक इसमें कृषक अंश का प्रश्न है कि किसान भाइयों को कितना देना होगा, 2 HP DC के लिए 50,820 रुपये, 2 HP AC के लिए 51,840 रुपये, 3 HP AC के लिए 80,997 रुपये, 70,770 रुपये 3 HP AC के लिए और 2,05,200 रुपये का कृषक अंश किसान भाइयों को देना होगा। अतिरिक्त अनुदान कंपनीज को दिया जाना है।
आइए अब एक नजर डालते हैं प्रदेश के कुछ मुख्य कृषि जिंसों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।